प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में की और कई घोषणाएं। राज्य में होगी 1 लाख नई भर्तियां। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र। नियुक्ति प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठित करने के दिए निर्देश। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से की जा रही है जयपुर में पूछताछ। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी। कई स्थानों पर दिन में पारा हुआ 30 डिग्री के पार। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में 200 से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे। इसी दौरान आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्था में आयोजित जल जन अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि जल है तो कल है और भविष्य के लिए सभी को जल सहेजने की आदत बनानी चाहिए। ब्रह्मकुमारी संस्थान तथा जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रव्यापी अभियान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रत्नमोहनी सहित कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत ब्रह्मकुमारी संस्थान से संबंधित लोग और जल शक्ति मंत्रालय 8 महीने के लिए देश भर में 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के इस जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। इससे जल संरक्षण के अभियान की पहुंच भी बढ़ेगी, प्रभाव भी बढ़ेगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों का, इसके लाखों अनुयायियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया था। हमारे यहां कहा गया है, मां आपो हिंसी, अर्थात हम जल को नष्ट न करें, उसका संरक्षण करें। ये भावना हजारों वर्षों से हमारे आध्यात्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है। ये हमारे समाज की संस्कृति है, हमारे सामाजिक चिंतन का केंद्र है। इसलिए हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। जब कोई समाज प्रकृति से ऐसे भावात्मक संबंध जोड़ देता है तो विश्व जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, वो उसकी सहज जीवन शैली बन जाती है। जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी और पिछले 8-9 वर्षों से इस चुनौती को समाप्त करने के लिए जिस तरह से उनके नेतृत्व में निरंतर प्रयास हो रहे हैं, आज अनेक लोग, अनेक संस्थाएं, अनेक एनजीओ, बहुत सारे धार्मिक संगठन, धर्मगुरु, सभी लोग इस संकल्प के साथ में अपना जुड़ाव सुनिश्चित कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि दुनिया के 140 देशों में काम करने वाला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान ने भी आज इस जल के आंदोलन को जल जन आंदोलन के रूप में अपनाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ग्रीन मार्केट के लिए तकनीक से लैस उद्योगों पर जोर दे रही है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने आज भुवनेश्वर में बजट कॉन्क्लेव के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उद्योगों का विस्तार जरूरी है, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। MSMEs have definitely been the center of our developmental goals, and also making sure that MSMEs did get that good immunity, did get that coverage during the COVID period so that they don't go into liquidation. And in this budget as well, for any failure to attend to services or goods as per contracts signed with the government, if there has been a failure in completing the service as is agreed in the contract, MSMEs have been given almost 95% waiver in that their guarantees will not be included or invoked. And that would give them a relief even if they had failed to fulfill the contract as signed with, let us say, the government or government agencies in the union government's case. So only 5% would be retained, and the rest 95% of the securities which they've given will all be released. Other than that, I think a major problem which the MSMEs face is delayed payments from people, whether it's government or the private sector companies, for services rendered, for goods supplied. Normal period is about 45 days, then it was tolerated, saying 90 days. If within that 90 days you're able to do it, it's fine. But in spite of declaring the dues, the servicing of MSMEs or due payments which have to reach the MSMEs were not being done in time. So after several nudging of those private sector companies and also the government departments, more than nudging happened, and therefore they did clear majority of the dues. But the private sector which are listed, who even put it to the MCA records that they have dues for the MSMEs, were not even clearing it up. So there was this one little step which has been taken. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल विधानसभा में बजट भाषण पर अपने जवाब के दौरान कई घोषणाएं की। इसी दौरान उन्होंने राज्य में 1 लाख नई भर्तियां कराने की भी घोषणा की। इसके साथ ही चिरंजीवी योजना में अब पात्र लोग गंभीर बीमारियों का इलाज राज्य से बाहर भी करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों और जोधपुर में नवनिर्मित ऊर्जा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की भी घोषणा की। इसके अलावा महाराव शेखाजी आर्म्ड फोर्स एकेडमी सीकर में और संभाग स्तर पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विस प्रिपेरेटरी इंस्टीट्यूट स्थापित करने सहित कई अन्य घोषणाएं भी की है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने तो आलाकमान को ही चुनौती दे दी है। भाजपा नेता ने कहा कि जहां कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक उद्योगपति का विरोध कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री उस उद्योगपति के स्वागत के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। कितनी ही घोषणाएं की जाएं, लेकिन दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। चाहे कांग्रेस कितनी ही पाताल में चली जाए, किसी को कोई चिंता नहीं है। और जब अशोक गहलोत ने हाई कमान को चुनौती दे डाली है और उनके खिलाफ काम भी कर रहे हैं, क्यों अपने राहुल जी तो चाहते हैं कि अडानी के साथ कोई संबंध न रखे जाएं और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं इसी नाम को लेके, और गहलोत उनके लिए पल के पावड़े बिछाए हुए रहते हैं। उससे स्पष्ट है कि हाई कमान को पूरी तरह अशोक गहलोत ने चुनौती देखी है और वह किसी भी तरह सचिन पायलट को आगे नहीं आने देना चाहते। और केंद्रीय नेतृत्व भले ही सचिन पायलट को मीठी गोली देता रहे, लेकिन इन दोनों का जो आंतरिक संघर्ष है वह कांग्रेस को नीचे पाताल लोक में
ले जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, भाजपा नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में आए दिन गैंगवार और अन्य आपराधिक घटनाएं इस बात का घोतक है कि सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और गैंगवार हत्याएं यह कहीं कोई थमने का नाम नहीं ले रही। और इसमें जब मंत्री के भतीजे का नाम आए और दूसरी ओर अपने कृष्णा पूनिया का भी नाम पूछताछ के लिए बुलाया जाए, तो लगता है कि प्रशासन में जो पुलिस डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं ऊपर के निर्देशों के अनुसार अपने विरोधियों पर तो इस तरह के काम लग रहे हैं और अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। अपराधी के हौसले बुलंद हैं और आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित पा रहा है। वह तो इंतजार कर रहा है कि कब नवंबर 23 आए, इस सरकार से हमको निजात मिले। असम के मनोनीत राज्यपाल और राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जनप्रतिनिधि सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के प्रति समर्पण ही इनकी सबसे बड़ी कमाई है। कटारिया ने कल विधानसभा के सभागार में आयोजित अपने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमें सदन को अधिक से अधिक चलाना चाहिए। इसी अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न आयोगों, निगमों और बोर्डों आदि के गठन तथा इन संस्थाओं में पदाधिकारियों की नियुक्ति में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसी संबंध में हाल ही में जारी नियुक्ति आदेशों में राजभवन स्तर पर किसी प्रकार का कोई अनुमोदन प्राप्त किए बगैर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने पर भी गहरी नाराजगी जताई है। खबर जयपुर से है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से आय से संपत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के अनुसंधान के संबंध में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि इन प्रकरणों के सृजन और अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक डीसी जैन ने एसीबी अधिकारियों को अनुसंधान के बारे में जानकारियां दी। राजस्थान पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को संगठित अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो वहीं जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग और व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकाने के मामले में पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कल पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। इस दौरान पुलिस ने अदालत से उसे पूछताछ के लिए 7 दिन के रिमांड पर लिया है। अब जयपुर पुलिस उससे विभिन्न मामलों में पूछताछ कर रही है। जयपुर का सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज अपने 75 साल पूरे होने पर प्लैटिनम जुबली मना रहा है। इसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने बताया कि आगामी 4 और 5 मार्च को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें देश विदेश के नाम कमा रहे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एल्यूमिनाई डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी सहित कई हस्तियां भी मौजूद रहेगी। हम पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि जहां से एसएमएस स्टार्ट हुआ था वो ना केवल एकेडमिकली बट सोशली, और इसकी जो रेलेवेंस है एसएमएस की राजस्थान में जो रेलेवेंस है उसके बारे में हम जनता को और लोगों को बताना चाहते हैं। एंड इस संदर्भ में 75 साल में हमारे पूरे साल भर एकेडमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज की जा रही है। साथ ही हमारे पूरे विश्व से जो यहाँ के एलुमनाई जो पास आउट हुए और जिन्होंने विश्व में अपना नाम कमाया है, हम चाहते हैं कि वो हमारे अपने जड़ों से वापस जुड़े और हमारे यहाँ के प्रेजेंट जनरेशन को
प्रोत्साहित करें, जिससे कि प्रेजेंट जनरेशन इंस्पायर हो और देखे कि हमारे SMS के प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ दुनिया में कहाँ अपना नाम रोशन किया है। इसके साथ में हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता लगे कि उनके एलुमनाई कहाँ पर है, जिससे कि आगे अगर वो अपने प्रगति आगे अपनी स्टडीज़ के लिए या आगे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहें तो वो लोग जो यहाँ से पास आउट में वो उनको कांटेक्ट कर सकें, उनकी जो वहाँ की जो ट्रेनिंग है उसको फैसिलिटेट कर सकें। अजमेर जिले के ब्यावर में कल देर रात ट्रेलर और गैस टैंकर में टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए जबकि 4 व्यक्ति झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के नीति आयोग चेयर की ओर से चेंजिंग डायनेमिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडवे विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने अपना संबोधन दिया। इस मौके पर समाज संकाय के डीन प्रोफेसर SL शर्मा, नीति आयोग चेयर की निदेशक प्रोफेसर मीता माथुर, कट्स इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप मेहता और शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। मतलब कहने का ये है कि जब तक हाई ग्रोथ नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। ये हो सकता है कि हाई ग्रोथ आ जाए लेकिन एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, फिर हमें देखना चाहिए वो क्यों हो रहा है। हो सकता है कि हमारी जो ग्रोथ है गलत एरियाज में जा रही है, लेबर एम्प्लॉयमेंट एरियाज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसको देखना पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो व्यापार में परिवर्तन हो रहे हैं, मुख्य रूप से जो संरक्षणवाद बढ़ रहा है, FTAs कंट्री ज्वाइन कर रही हैं, इसके अलावा सप्लाई साइड रेस्ट्रिक्शंस जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए भारत का, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और हमने ये देखा है, विभिन्न स्टडीज ने, अध्ययनों ने प्रूव किया है कि आर्थिक विकास में व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस साल पेश आम बजट में श्री अन्न योजना का प्रस्ताव प्रदेश के बाजरा उत्पादक किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। देश में अन्न की पैदावार बढ़ाने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता के लिए शुरू की जा रही श्री अन्न योजना में भारत के मोटे अनाज, विशेष तौर पर बाजरा, ज्वार, कट्टू, सामा, रामदाना की खपत बढ़ाने तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ ही देशवासियों का स्वास्थ्य भी बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है। सरहदी जिले जैसलमेर के किसानों से योजना को लेकर दूरदर्शन की विशेष बातचीत में ये सामने आया कि पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो चुके जैसलमेर में मोटे अनाज के व्यंजन सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस साल को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। उसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र भी काफी प्रयास कर रहा है। मोटा अनाज हमारे जो दिनचर्या में काफी समय तक रहा, लेकिन बीच में हमारे उसकी जगह दूसरे खाद्यान्नों ने ले ली। लेकिन जो पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो वो मोटा अनाज में प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, अपने जैसलमेर क्षेत्र के अंदर बाजरा बहुत एरिया में होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बाजरा का उत्पादन, बाजरा की खेती किसानों द्वारा कम होती जा रही है। मिलेट्स या पोषक अनाज के संदर्भ में जब जैसलमेर की हम बात करते हैं तो जैसलमेर में मुख्यतः पोषक अनाज के रूप में बाजरा बोया जाता है, बाजरे की खेती होती है। यहाँ 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल पर बाजरे की खेती किसानों के द्वारा की जाती है, परंतु यहाँ जो बाजरा उत्पादित होता है उसका अधिकांश हिस्सा किसानों के स्वयं के द्वारा खाद्यान्न के रूप में काम में ले लिया जाता है, जिसके कारण बाजार में बिकने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में यहाँ पे उत्पादित बाजरा आ पाता है। जैसलमेर का जो बाजरा होता है वो गुणवत्ता में और पोषकता में उच्च क्वालिटी का होता है, क्योंकि यहाँ जो देसी बाजरे की खेती होती है वो बारानी खेती होती है और इसमें किसानों के द्वारा किसी प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड या उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा जैसलमेर में एक मिनी फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है चांदन में, जहां पे कृषि प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों की स्थापना की जाएगी और इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो संभावना ये है कि यहाँ कोई एक मिलेट्स या एक से अधिक या जितने हो सके मिलेट्स से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करवाने का प्रयास किया जाए। ये वर्ष पूरा मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसलमेर की भौगोलिक और
मौसम के हिसाब से मोटा अनाज पैदा होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और मौसम भी अनुकूल रहता है मोटे अनाज के। और ये स्वास्थ्य के लिए भी आज की तारीख में मोटा अनाज ये ऐसा है जिसके अंदर किसान पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करता और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी मोटे अनाज के लिए बहुत एक पहल की है, तो बाजरी मतलब खाने के लिए बहुत स्वास्थ्य है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है और न कोई बीपी है, जैसे शुगर है। ये पुराने लोग जो बाजरी जो खाते थे तो उसमें कोई बीमारी नहीं होती थी। अब बाजरी के वापस अगर हम बिजाई करते हैं तो अगर कोई सरकार हमें अगर जो पूरा सपोर्ट करती है तो हम बाजरी उगाने में और भी अच्छे करेंगे, तो उसके अच्छे से बिस्कुट भी बन सकती है और केक भी बनते हैं। काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ बाजरे का सोगरा खाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बाजरा एक तो हमारा जो मारवाड़ का जो देसी खाना है और जो एक प्रॉपर डाइट है, उससे क्या हम जो भी खाते हैं ना, हमारे शरीर के एक तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और इससे एक ये भी फायदा होता है जो किसान लोग होते हैं और उनको भी एक जो मनी इनकम हो जाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कल से इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमीन कागजी, विधायक गोपाल मीणा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद यूथ फेस्टिवल के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं में उत्साह है। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट वेलफेयर के डीन नरेश मलिक ने बताया कि 2 दिवसीय फेस्टिवल में म्यूजिक, काव्य पाठ, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक सहित 35 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्र संघ पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। पैंतीस से ऊपर जो हैं हमारे कॉलेज की एंट्रीज आ चुकी हैं और उसमें जो टोटल एंट्रीज हैं वो 350 से ऊपर तो आ चुकी है और ऑन द स्पॉट और बढ़ेगी। तो मेरी आशा है लगभग 400-450 तक एंट्रीज हमें मिल जाएंगी, क्योंकि कोविड के बाद हो रहा है तो बच्चों में उत्साह है और प्रतिभागी भाग ले रहे हैं बड़े उत्साहवर्धक माहौल में। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे भारत रंग महोत्सव भारगम्बम में देश के अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार नाटक और संवाद प्रवाह में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इसके तहत कल मणिपुरी नाटक का मंचन हुआ। वहीं संवाद प्रवाह के पहले सत्र में साहित्यकार नंद भारद्वाज और नाट्य निदेशक गोपाल आचार्य के साथ कई विषयों पर चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में 18 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कला और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय और रिफ फिल्म क्लब NFDC के सहयोग से कई फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इसी दौरान संस्कृत के भविष्य पर टॉक शो और संस्कृत भाषा में पहली साइंस फिक्शन पर आधारित ज्ञानम फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में आदि शंकराचार्य की फिल्म की स्क्रीनिंग भी होगी। इस फिल्म फेस्टिवल में हमने 4 फिल्मों का चयन किया है। हमारा ये फिल्म फेस्टिवल 18 और 19 फरवरी को होगा, जो कि राजस्थान संस्कृत अकादमी, कला एवं संस्कृति विभाग, जगत गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय, विप्र कल्याण बोर्ड और रिफ के सहयोग से किया जाएगा। हम चलचित्रों के माध्यम से अब संस्कृत साहित्य का, संस्कृत दर्शन का, संस्कृत के वाङ्मय के शास्त्रों का प्रचार प्रसार करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इसके लिए जैम सिनेमा में 18 और 19 फरवरी को 4 संस्कृत चलचित्रों का आयोजन किया गया है, जिसको देखने के लिए, जिसके द्वारा संस्कृत साहित्य को समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक जनसमूह वहां एकत्र हो रहा है। जयपुर में राजस्थान राइफल एसोसिएशन की ओर से राइफल शूटिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जगतपुरा ओएसिस शूटिंग रेंज में आयोजित शिविर में ओलंपियन अंजलि भागवत खिलाड़ियों को निशानेबाजी के गुरु सिखाएंगी। 23 फरवरी तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में 15 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसी मौके पर अंजलि भागवत ने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को नई तकनीक से शूटिंग के बारे में जानकारी भी दी जा रही है।
राजस्थान राइफल एसोसिएशन की ये रेंज पे आके बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। 10 मीटर्स की बहुत अच्छी रेंज है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स भी है। 50 मीटर इतनी बड़ी है, तो एक स्टेट में अच्छे शूटर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से है, तो मैंने सोचा इस बार यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ करूँ और एक टैलेंट हंट जैसा भी हो जाएगा कि कोई नए बच्चे हैं जिनको सही टेक्निक और सही शूटिंग के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है और हमारे एकेडमी के लिए भी है। मैं 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग गेम खेलता हूँ और मैंने नेशनल खेल रखा है, जो लास्ट नेशनल हुआ था पिछले साल। और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आगे और अच्छा खेल पाऊँ और ओलंपिक खेल पाऊँ। 10 मीटर एयर राइफल खेलता हूँ। मैं नेशनल क्वालिफाइड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक जीतूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोचिंग लेने आया हूँ। रुक करते हैं मौसम की खबरों का। प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने से दिन और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। जैसलमेर और जालौर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में की और कई घोषणाएं। राज्य में होगी 1 लाख नई भर्तियां। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र। नियुक्ति प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने के दिए गए निर्देश। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जयपुर में की जा रही पूछताछ। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी। कई स्थानों पर दिन में पारा हुआ 30 डिग्री के पार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए डीडी राजस्थान के साथ। नमस्कार।